आज का हमारा नया टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। लागत लेखों लागत लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान। लागत लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान का मतलब यहाँ पर है कि जो कॉस्ट बुक होती है वो अनुमानों पर आधारित होती है और फाइनेंशियल अकाउंट जो होती है वो एक्चुअल एक्सपेंस पर डिपेंड करती है। तो ऐसी कंडीशन में अनुमान जो लगाया गया कोई खर्चा ज़्यादा और कम हो सकते हैं। इस कारण से डिफरेंस आ जाता है। उन अंतरों को दूर करने के लिए जो है हम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाते हैं जो डिपेंड करता है कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स पर। ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। समाधान विवरण पत्र के उद्देश्य क्या है, क्या कारण है, क्यों बनाया जाता है। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत लागत लेखों द्वारा अनुमानित लाभों से वित्तीय लेखों द्वारा दिखाए जाने वाले लाभों से वास्तविक लाभों तक पहुंचा जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य है कि स्टेटमेंट तैयार करना और कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट उन दोनों के द्वारा अलग अलग प्रॉफिट दिखाए जाने के कारणों को ढूंढना होता है। स्टेटमेंट बनाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सही आया है या नहीं आया है। इसलिए दोनों अकाउंट द्वारा दिखाए गए प्रॉफिट में भिन्नता होती है। उनके क्या कारण है कि इन दोनों में भिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं, उनको दूर करने के लिए आप रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब लागत लेखों वित्तीय लेखों के लाभों के अंतर के कारण। लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों के लाभों में अंतर पाया जाता है। इसके क्या कारण है? इसका मेन कारण होता है कि हमारे जो खर्चे होते हैं, हमारे जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, लागत पुस्तकों में सपोज कीजिए वो एक कम अमाउंट लिखा गया है और वित्तीय लेखों में वो ज़्यादा लिखा गया है। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट में अंतर पड़ता है। फाइनेंशियल बुक में एक्चुअल लिखे जाते हैं और वहाँ पर एक अनुमानित लिखे जाते हैं। इस कारण दोनों में अंतर आ जाता है। डिफरेंस इन एक्सपेंसेस। सेकंड होता है हमारा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉस्ट बुक में नहीं लिखा जाता है। कॉस्ट बुक में कौन से खर्चे नहीं लिखे जाते हैं? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, लॉस बाई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ, लॉस बाई फायर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गुडविल रिटर्न हुआ, प्राइमरी एक्सपेंस हुआ, कमीशन
ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स हुआ, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, डैमेज पेबल इन लॉ, पेनल्टीज पेबल एट लॉ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश डिस्काउंट अलाउड। ये ऐसे खर्चे हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऐसे खर्चे हैं जिनको फाइनेंशियल बुक में तो लिखा जाता है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं लिखा जाता है। ये इसका एक कारण होता है कि प्रॉफिट में अंतर आता है। कुछ इनकमों को कॉस्ट बुक में नहीं लिखा जाता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, डैमेज रिसीव, ब्रोकेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, शेयर ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल प्रॉफिट, कैजुअल इनकम। ये ऐसी इनकम है जिनको फाइनेंशियल बुक में तो लिखा जाता है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं लिखा जाता, इस कारण दोनों के प्रॉफिट में अंतर आता है। स्टॉक में डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक के मूल्यांकन में भिन्नता हो जाती है। सपोज करिए कि कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग तो हमारा ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, लेकिन फाइनेंशियल बुक के अनुसार 12,000 रुपये। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक 15,000 दिखाया गया कॉस्ट बुक में, वहां पर दिखाया गया 18,000 रुपये। तो ये डिफरेंस का कारण है। इससे क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस आ जाता है। अब जब हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है तो उसमें कुछ एक्सपेंस को जोड़ दिया जाता है, कुछ को लेस कर दिया जाता है। देखिए ये एक उसका फॉर्मेट दिया है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक यहाँ पर लिखेंगे आप। उसके बाद इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, वो दिया गया है। ऐड करना है एक्सपेंस ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ऐसे खर्चे जो कॉस्ट बुक में अधिक लिखे गए हैं वो प्लस हो जाएंगे। इनकम नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट बुक, ऐसी इनकम जो कॉस्ट बुक में नहीं लिखी गई है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को अधिक लिखा गया है कॉस्ट बुक में तो वो प्लस हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक, यदि आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखी है वो भी कॉस्ट बुक में प्लस हो जाएगी। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक बट नॉट चार्ज इन फाइनेंशियल, ऐसे खर्चे जो कॉस्ट बुक में तो लिखे गए हैं लेकिन फाइनेंशियल बुक में नहीं लिखे गए हैं तो उनको क्या किया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ऐसी इनकम जो आपने फाइनेंशियल बुक में तो लिख दी हैं लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं लिखी हैं तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आइटम क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ऐसे आइटम जो आपने फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट किए हैं लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं लिखे गए उनको भी आप यहाँ पर प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, यदि आपने डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज की है कॉस्ट बुक में तो वो प्लस हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं लेस क्या होगा। घटाने वाले आइटम में एक्सपेंस अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ऐसे खर्चे जो कॉस्ट बुक में कम लिखे गए हैं। एक्सपेंस नॉट चार्ज इन कॉस्ट बुक, ऐसे खर्चे जो कॉस्ट बुक में नहीं लिखे गए हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यदि आपने ओपनिंग स्टॉक को कम लिखा है तो माइनस हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन इन
क्लोजिंग स्टॉक। यदि आपने कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक को अधिक लिख दिया है तो उसको माइनस करना होता है। एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक बट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक। ऐसे खर्चे जो कॉस्ट बुक में नहीं लिखे गए लेकिन फाइनेंशियल बुक में लिखे गए, उनको यहाँ पर माइनस कर देंगे। ऐसे आइटम डेबिट किए गए फाइनेंशियल बुक में लेकिन उनको कॉस्ट बुक में कुछ नहीं किया गया, वो माइनस हो जाएंगे। तो बेटा प्लस वालों को कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक निकल कर आ जाएगा।